हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी टुडे द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट की समरी देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट कोट्स हम लास्ट में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो आज आपको आवाज़ थोड़ी साउंड हो सकता है डिफरेंट फील हो, बट इट डजेंट मैटर। द मैटर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, द कंटेंट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। तो प्ले लिखा गया था 1599 से लेकर के 1600 के बीच में, और एक स्टेशनर रजिस्टर रहता था। एक्चुअली यह एक ऑथेंटिक लॉग बुक हुआ करती थी, जिसमें तमाम राइटर्स अपनी रचनाओं को पब्लिश कराने से पहले वहाँ पे एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया करते थे। जैसे आजकल पेटेंट होता है, उसी हिसाब से कॉपीराइट हासिल कर लेते थे कि यस, एक बार जो एंट्री हो गई उस लॉग बुक में, तो उनका राइट हो जाता था उस पर्टिकुलर वर्क को आगे पब्लिश कराने का। तो स्टेशनर्स का जो रजिस्टर था, जो लंदन कंपनी के द्वारा जिसको मैनेज किया जाता था, वहाँ पर अगस्त 4 1600 की डेट में ये वहाँ पर एंट्री की गई थी। तो डेफिनेटली 1600 से पहले लिखा गया होगा, या अगस्त 4 से पहले लिखा गया होगा, और 1599 के बाद लिखा गया है, क्योंकि 1599 में जो ग्लोब थिएटर बना था, उसमें इसका मंचन हुआ था, लाइक जूलियस सीजर। जैसे कि जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट प्ले टू बी इनेक्टेड इन द ग्लोब थिएटर, ठीक उसी हिसाब से ये प्ले भी वहां पर इसका मंचन किया गया था। प्ले के इसके अलावा ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी में जिसमें विलियम शेक्सपियर की सेटिंग अक्सर पेस्चरल कॉमेडी भी कहा जाता है, जिसमें तमाम पेस्चरल एलिमेंट्स को वो शामिल करते हैं। अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, किसी कैरेक्टर का कोई बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है, अचानक से मैजिकल रूप से वो सुधर जाता है, बुरे से अच्छा बन जाता है। इन सारी चीज़ों को, एलिमेंट्स को उन्होंने शामिल किया है। प्राइमरी सोर्स इस प्ले का था थॉमस लॉज का एक प्रोज वर्क था, रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। यहाँ से इन्होंने स्टोरी को उठाया और एक अच्छा प्ले हमारे सामने रख दिया। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि पेस्टोरल एलिमेंट्स और बिब्लिकल एक्साइल एलिमेंट्स भी हैं। ये बिब्लिकल एक्साइल एलिमेंट्स क्या, एक्चुअली जब ये ड्यूक सीनियर को इसका छोटा भाई फ्रेडरिक एक्साइल कर देता है, तो जिस तरह से बाइबल में बहुत सारे ट्रुथ सीकर्स कैरेक्टर होते हैं, वो एग्जाइल में चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, ठीक उसी हिसाब से ड्यूक सीनियर भी चला जाता है इन द सर्च ऑफ जस्टिस, की उसका भाई कभी न कभी सुधरेगा, क्योंकि एंड में सुधरता है, वापस उसका राज्य अपने बड़े भाई को दे देता है। तो बिब्लिकल एग्जाइल एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। और सेटिंग की बात की जाए तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये प्ले सेट है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अगर कंट्री पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बट यस, प्रोबेबिलिटी है फ्रांस। क्योंकि एक डायलॉग है जिसमें ओलिवर और रैंडो के बीच में बात हो रही होती है। तो ओलिवर अपने भाई की बुराई कर रहा होता है, तो कहता है कि इससे दुष्ट पूरे फ्रांस में कोई नहीं है। इसका मतलब जो फ्रांस की सेटिंग है, हम उस डायलॉग से ही समझते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ही पूछा जाएगा। पेस्टरल कॉमेडी पूछी जाती है कि विच इज पेस्टरल कॉमेडी, तो आप बता सकते हैं एज यू लाइक इट। सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और कंट्री पूछी जाती है तो फ्रांस। इसके अलावा थीम्स की बात कर ली जाए तो जेलिसी, लव, फॉरगिवनेस, सैक्रिफाइस, ट्रूथफुलनेस, ये सारी थीम्स प्ले में कवर की गई हैं। कैरेक्टर एनालिसिस देख लेते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट है इनकी रोजालिंड, जो कि ड्यूक सीनियर की डॉटर है, जिनको एग्जाइल किया जा चुका है इनके पिता को, इसके चाचा के द्वारा। और जब उसका चाचा उसको भी निकाल देता है अंततः, कि चलो भागो यहाँ से, तुम तो ट्रेटर हो, तुम्हारी फीलिंग्स ऑरलैंडो की तरफ जा रही हैं, जो कि मेरे दुश्मन का बेटा है। तो मजबूरी में वो अपना वेश बदल लेती है। जब वो वेश बदलती है तो उसका नाम होता है गैनीमीड। ये आपको याद रखने हैं, गैनीमीड और रोजालिंड गैनीमीड बन जाती है। काफ़ी विटी, इंटेलिजेंट और इमोशनली रिसोर्सफुल पर्सन होती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शेक्सपियर ने बहुत सारी विमेन कैरेक्टर्स क्रिएट की हैं अपने तमाम प्लेस में, लेकिन रोजालिंड जो है, यह उन सारे प्लेस को मिला लिया जाए तो एज अ विमेन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ये बोलती है। करीब 700 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 700 वर्ड्स इस पूरे प्ले में रोजालिंड के द्वारा बुलवाए जाते हैं। कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो आउट स्पोकन कैरेक्टर है फीमेल में विलियम शेक्सपियर के द्वारा, वो रोजालिंड है। यह रिप्रेजेंट करती है विलियम शेक्सपियर के आइडियल एंड परफेक्ट वुमनहुड, जो कि वो उन्होंने एक आइडियलिज्म क्रिएट किया है विमेन कैरेक्टर के बारे में, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। ओरलैंडो, जो कि रोजालिंड का लव इंटरेस्ट भी बनता है, यह काफ़ी एक यंग मैन है, ब्रेव है, करेजियस है, और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इंसान होता है। ही इज़ हम्बल,
इंटेलिजेंट, कोरेजियस, और इसका भाई ओलिवर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नोबिलिटी है, उसका नेचुरल कैरेक्टर है, उसके अंदर अच्छाई जो है वो इनहेरिटेड नहीं है। वो देख सकते हैं कि तमाम परिस्थितियों में उसने अपने आप को इस तरह से ढाला है कि ही इज़ वर्चुअस यंग मैन। और भाई इसका जो भाई है वो बहुत ही क्रूअल होता है, ओलिवर। सीलिया ये रोजालैंड की कज़न है, ड्यूक फ्रेडरिक जिसने अपने भाई को निर्वासित कर दिया है, उसकी ये बेटी है सीलिया। दोनों बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, रोजालिंड और सीलिया के बीच में। और जब रोजालिंड को देश निकाला दिया जाता है तो सीलिया भी उसके साथ वेश बदल के जंगल में चली जाती है। कौन से जंगल में? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ड्यूक सीनियर जो कि रोजालिंड का पिता है और एग्जाइल में जिंदगी जी रहा है। ही इज फिलोसफिकल, आइडियलिस्टिक, बेनिवोलेंट, बहुत ही अच्छा है, सबकी मदद करने वाला है, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला इंसान है ड्यूक सीनियर। और जब भी उसे मुसीबतें मिलती हैं जंगल में रहने की और तमाम उसका सिंहासन छीन लिया जाता है, फिर भी वो सारी सफरिंग्स को बहुत अच्छी तरह से हंसते हुए बर्दाश्त करता है। और जो रेनेसा ह्यूमनिज्म था कि परेशानियों में वीरता दिखाने वाला जो एलिमेंट्स था, वर्चुअल क्वालिटीज थी, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया का पिता, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई, क्रूअल, एम्बिशस, जिसने ही सिंहासन छीन लिया है अपने बड़े भाई से, उसको देश निकाला दे दिया है। देश निकासी में वो कहाँ भेज दिया गया है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ही इज वेरी एम्बिशस एंड टिरेनिकल। इसके अलावा अंत में जो एक्ट 5 है उसमें रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये क्रूअल से अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अपने भाई का साम्राज्य उसको वापस दे करके एक रिलीजियस इंसान बन के जिंदगी जीता है। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें इतने सारे सडन चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात की जाए तो टच स्टोन, ये कोर्ट जेस्टर होता है ड्यूक फ्रेडरिक का, लेकिन काफी विटी, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल है। रोजालिंड सीलिया जब जंगल में भगाई जाती है तब टच स्टोन को साथ लेकर के जाती हैं, थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से, थोड़ा एंटरटेनमेंट के पर्पज से कम ये दोनों को थोड़ा एंटरटेन करता रहेगा। यह कोर्ट की लाइफ और जंगल की लाइफ दोनों की ही बुराइयां करता है टच स्टोन। ओलिवर जो कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, ही इज वेरी क्रूअल, लेकिन अंत में ये भी बदल जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाके मैजिकल इम्पैक्ट में, और बाद में ये भी अच्छा बन जाता है। सीलिया से इसकी शादी की जाती है, तो कुल मिला के सोशल अपग्रेडेशन दिखाया गया है। सिल्वियस ये एक शेफर्ड होता है जो कि प्यार करता होता है फीवी से, लेकिन फीवी बहुत ज्यादा क्रूअल है। बहुत दिनों तक इसकी मजाक बनाती है, लेकिन अंततः इन दोनों की शादी कर दी जाती है। तो शेफर्डेस और शेफर्ड है दोनों, सिल्वियस और फीवी। जैक ये एक मेलनकली कैरेक्टर होता है जो हर अच्छे से अच्छे मौके पर भी बुराइयां ढूंढ लेता है। बुराइयां तो नहीं ढूंढता, सैडनेस ढूंढता है एक्चुअली। जब कभी भी कोई अच्छा मौका आएगा, ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। उसके अच्छे मतलब दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। तो इसका नेचर ऐसा है कि अच्छे पहलू को ना देख करके बुरे पहलू को देख करके सैड होता रहता है। एडम जो कि ओलिवर का नौकर होता है, लेकिन बहुत अच्छा बुजुर्ग है और काफी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। ऑरलैंडो की ये मदद करता है, उसके साथ ही ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है। ऑड्री ये एक सिंपल कंट्री वुमन है जिससे टच स्टोन को प्यार हो जाता है, दोनों की शादी एंड में कर दी जाती है। विलियम और कॉरिन ये भी सिंपल लोग हैं, वहीं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिलने वाले। तो ये कैरेक्टर एनालिसिस था। अब बात कर लेते हैं समरी की। तो एक फर्स्ट शुरू कहाँ से होता है? ऑरलैंडो और एडम से। ऑरलैंडो और एडम जो है वो ओलिवर का नौकर है, लेकिन ऑरलैंडो एडम को बता रहा है कि जब से मेरे पिता की डेथ हुई है ओलिवर ने मेरे हिस्से का पैसा भी रख लिया है और वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, बद जानवरों से भी ज्यादा बदतर मुझे ट्रीट कर रहा है। जबकि ऐसी मेरे पिता ने विरासत में वसीयत जो लिखी हुई है उसमें मेरे हिस्से के पैसे छोड़े थे कि छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना, लेकिन ओलिवर ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बात शिकायतें कर रहा होता है ओरलैंडो एडम से। एडम कौन है? नौकर है। तभी अचानक से क्या होता है कि ओलिवर वहां पे आ जाता है। ओलिवर आ जाता है, आके ही वो इन दोनों को गाली देने लगता है ऑरलैंडो को कि तू इतना बेसील है, तू शिकायतें कर रहा है इधर उधर तमाम बातें। शिकायत करने की सोच ही रहा होता है कि ओलिवर आने के बाद उसको गाली देने लगता है। गाली देने से दोनों के बीच में हॉट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद दोनों में हाथापाई होने लगती है। ऑरलैंडो अपने बड़े भाई का गला पकड़ लेता है और कहता है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम ये प्रॉमिस नहीं कर देते हो कि तुम मेरे हिस्से की संपत्ति, पैसा जो भी पिता ने छोड़ा था मुझको वापस नहीं कर दोगे। तो गाली गलौच में, गुस्से में अंततः ऑरलैंडो दुखी होकर कह देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ही रख ले। और गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल देता है।
ओलिवर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी कहता है चल ठीक है, मुझे थोड़ा-सा मैं तुझे उस पैसे से कुछ हिस्सा दे दूँगा। अगला सीन जो है वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक रेसलर है जिसका नाम चार्ल्स है, ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार का है और वो एक ओपन चैलेंज फेंकता है कि कौन मुझसे कुश्ती लड़ना चाहेगा, किसको अपनी गर्दन तुड़वानी है। ऑरलैंडो पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी करके वो एक्सेप्ट कर लेता है चार्ल्स के चैलेंज को कि मैं लड़ूंगा इससे। और ओलिवर बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो चाहता है उसका भाई ऑरलैंडो मारा जाए या उसने जो उसकी बदनामी की थी उसको पीटा था, तो वो चाहता है कि बदला ले लिया जाए। बदला खुद से ना लेकर के वो चाहता है कि रेसलर से दिलवाया जाए। तो वो जब चार्ल्स आता है ओलिवर को ये समझाने कि अपने भाई को समझा लो भाई, नहीं तो मर जाएगा मेरे हाथों और ये बहुत कमजोर है, इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। तो ओलिवर दिखाता तो ऐसा है जैसे कि आउटवर्डली ये दिखाता है कि कंसर्न है वो अपने भाई के सेफ्टी को लेकर के, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कह देता है कि अगर हो सके तो वो अपना पूरी ताकत दिखा देना और हो सके तो उसकी गर्दन तोड़ देना। किसकी? ऑरलैंडो की। तो कुल मिला के ये ओलिवर अपनी चाल में सफल होता दिख रहा होता है। अगले सीन में सीलिया और रोजालिंड दोनों इंट्रोड्यूस की जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है जो कि जंगल में निर्वासित किया जा चुका है। दोनों बहनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं और साथ साथ रहती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक जो कि सीलिया का पिता है, उसने किंगडम अजर्व कर लिया है, जब्त कर लिया है और भेज दिया है रोजालिंड के पिता ड्यूक सीनियर को। कहाँ? जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अब रोजालिंड सिर्फ इसलिए रख ली गई है यहाँ सीलिया के पास जिससे कि सीलिया अकेली ना पड़े और दोनों बहनें साथ साथ खेलती रहें, साथ साथ उनका टाइम पास होता रहे। इसलिए उसने अपनी भतीजी रोजालिंड को रोक लिया। किसने? ड्यूक फ्रेडरिक ने। तभी इनको बताया जाता है रोजालिंड और सीलिया को कि एक कुश्ती का मैच होने जा रहा है चार्ल्स का और ऑरलैंडो कुश्ती लड़ेगा। तो जब ये दोनों देखती हैं ऑरलैंडो को पहली बार कि ये तो बहुत यंग मैन हैंडसम है और ये चार्ल्स जैसा राक्षस से लड़ेगा, तो वो दोनों समझाती हैं कि भाई देखो भाई, तू मत लड़, क्योंकि तू अगर लड़ा तो हो सकता है चार्ल्स बाकियों की गर्दन तोड़ चुका है। ही इज इनफेमस फॉर ब्रेकिंग द नेक ऑफ हिज अपोनेंट्स। कई सारे अपोनेंट्स की वो गर्दनें तोड़ चुका है, तुम्हारी भी तोड़ देगा। तुम इतने सुंदर हैंडसम हो, तुम ऐसे काम मत करो, कुश्ती मत लड़ो। लेकिन ऑरलैंडो बोलता है कि मुझे आप बेस्ट विशेस बोलिए, मैं आई एम डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट चार्ल्स, और मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कह के वो फाइट लड़ने के लिए चला जाता है। रेसलिंग का मैच शुरू होता है, सारे लोग आकर के देख रहे हैं वहां पे। सीलिया और रोजालिंड भी बैठी हुई हैं। चार्ल्स कहता है अपने घमंड में कि एक ही बाउट होगी और एक ही बाउट काफी है, क्योंकि मेरे सामने इसकी टिकने की हिम्मत ही नहीं है। एक ही बाउट में मैं इसको धराशायी कर दूंगा। लेकिन फॉर एवरीवन सरप्राइज ऑरलैंडो क्या करता है कि उल्टा चार्ल्स को उठा के ऐसा फेंकता है कि चार्ल्स दोबारा उठ के खड़ा ही नहीं हो पाता है। इस तरह से ऑरलैंडो जीत जाता है। जब जीत जाता है ड्यूक फ्रेडरिक उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ऑरलैंडो रोनाल्ड डी बॉयस का बेटा है जो कि उसका पुराना दुश्मन है, तो ड्यूक फ्रेडरिक को गुस्सा आ जाता है। वो चाहता था कि काश ये किसी और का बेटा होता, और उसे ऑरलैंडो से भी नफरत होने लगती है। लेकिन जैसे रोनाल्ड को पता चलता है कि ऑर्लैंडो रोनाल्ड डी बॉयस का बेटा है जो कि मेरे पिता के, ये ड्यूक सीनियर के बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे, तो तुरंत वो अपने गर्दन से चेन निकालती है, उसको दे देती है एज ए गिफ्ट। और चेन देने के साथ ही साथ कुछ बातें दोनों में होती हैं एंड शी फॉल्स इन लव विद हिम। उसको ऑरलैंडो पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ ऑरलैंडो को भी रोजालिंड पसंद आने लगती है। दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक देखता है कि रोजालिंड की फीलिंग्स ऑरलैंडो की तरफ है और वो गुस्से में कह देता है कि तुम ट्रेटर हो, देशद्रोही हो, क्योंकि तुमने मेरे दुश्मन के बेटे से प्यार किया है और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। 10 दिन का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, मेरा कोर्ट छोड़ के जहाँ तुम्हारा बाप है वहीं भाग जाओ। उसके लिए भी देश निकासी दे देता है। सीलिया जब अपोज करती है अपने पिता के इस कर्म का कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते रोजालिंड के साथ, तो ड्यूक फ्रेडरिक बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रोजालिंड बिगड़ी हुई लड़की है, ऑरलैंडो से प्यार कर बैठी है, उसकी फीलिंग्स ऐसी हैं और तुम्हें भी बिगाड़ देगी। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अब दोनों प्लानिंग करती हैं रोजालिंड और सीलिया कि कैसे पिता के इस मतलब आक्रामक व्यवहार से बचा जाए, इनजस्टिस से बचा जाए। तो दोनों प्लानिंग करती हैं हम कोर्ट छोड़ के जंगल में जाएंगे जहां पर ड्यूक सीनियर रह रहा होता है। अब रोजालिंड क्योंकि काफी सुंदर है, लंबी है
और ये डर लगता है कि हम अगर जाएँगे जंगल तक तो कोई ना कोई रास्ते में मिल जाएगा, हमें छेड़खानी कर सकता है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी कौन करेगा? तो मजबूरी में वो एक ग्वाले का भेष बनानी है, ग्वाले का भेष बनाने पे अपना नाम रखती है गैनीमीड। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि आफ्टर डिस्गाइज़ व्हाट इज़ नेम द कैरेक्टर? तो गैनीमीड अपना नाम रख लेती है, सीलिया भी अपना नाम चेंज कर लेती है, वो भी हालाँकि वो फीमेल ही बनी रहती है उसकी छोटी बहन के रूप में ग्वाले के और एलियना अपना नाम रखती है। इसके अलावा वो टच स्टोन जो कि कोर्ट का जेस्टर है, विदूषक है, उसको साथ ले लेती हैं। क्यों ले लेती हैं? कि चलो कम से कम एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी रहेगी। दूसरा वो उन दोनों का मनोरंजन करता हुआ जाएगा और इस तरह से वो सब तीनों निकल लेते हैं कहाँ के लिए? ड्यूक सीनियर की तलाश में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सीन ये शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखेंगे कि ड्यूक सीनियर रह रहा है, उसके साथ बहुत सारे courtiers और लॉर्ड्स हैं जो कि उसके प्रति लॉयल थे और अभी भी उसके साथ बैनिशमेंट में रह रहे हैं कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अब ड्यूक सीनियर एन्जॉय कर रहा है उन सारी परेशानियों को, खुश होके एन्जॉय कर रहा है, उसको पता है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम परेशानियों में ही खुश रहा जाए और उसको ऐसा लगता है कम से कम कोर्ट में जो दिखावटी व्यवहार होता है courtiers का और जो फ्लैटरी करते हैं वो लोग कम से कम मैं उससे बचा हुआ हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। सेकंड सीन है कि ड्यूक फ्रेडरिक बुलाता है ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को, कहता है कि ऑरलैंडो ने ही मेरी बेटी को भगा ले गया है, रोज़ालिंड को भगा ले गया है, तो उसके साथ सीलिया भी गई है। डेफ़िनेटली ऑरलैंडो का हाथ है और लॉर्ड्स और ज़्यादा भड़का देते हैं ड्यूक फ्रेडरिक को कि हाँ, ऑरलैंडो और रोज़ालिंड की बातचीत होते हुए देखी गई थी, तो डेफ़िनेटली उसी ने ऐसा किया होगा कि आपकी बेटी और रोज़ालिंड दोनों भाग गई हैं, उसके पीछे ऑरलैंडो का ही हाथ होगा। अब ओलिवर को बुलाया जाता है, उसको ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर देता है कि भाई तू अपने भाई को लेके आ, अगर नहीं लेके आया है तो समझ ले कि तेरी खैर नहीं क्योंकि तूने तेरे भाई ने ऐसा-ऐसा किया है तो कहीं भी उसको ढूँढ के ला। अब ओलिवर गुस्से में आ ही रहा होता है कि मैं अपने भाई को छोड़ूँगा नहीं। एडम को ये बात पता चल जाती है, वो पहले से ही जा कर के ऑरलैंडो को बता देता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन है बेटा, अगर बचना चाहो तो मेरी बात मानो। और अब ऑरलैंडो को समझ में नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ? तो एडम उसको अपनी पूरी लाइफ सेविंग दे देता है और दोनों साथ-साथ निकल देते हैं कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए। उधर सीलिया और रोज़ालिंड पहुँची हैं, इधर ऑरलैंडो, एडम ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुँचे हैं। ड्यूक सीनियर पहले से ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहा है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ना होकर के धर्मशाला हो गई जहाँ हर कोई मुसीबत का मारा हुआ वहीं भाग करके जाता है। अब अगला सीन जो है वो रोज़ालिंड और सीलिया के बीच में जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुँच चुकी हैं। उनको कोरिन और सिल्वियस मिलते हैं। सिल्वियस जो है वो फ़ीबी के प्यार में एकदम पागल है। वो चाहता है कि फ़ीबी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले लेकिन फ़ीबी बहुत ज़्यादा एरोगेंट महिला है। वो उसके प्यार की बहुत मज़ाक बनाती है। रोज़ालिंड को यहाँ पर उसकी सिल्वियस की फीलिंग्स को देख कर के अपने प्यार की याद आने लगती है। उसको ऑरलैंडो याद आने लगता है। वो चाहती है काश वो भी यहाँ होता। उसको नहीं पता है कि ऑरलैंडो भी जंगल में आ चुका है लेकिन वो चाहती है काश वो भी यहाँ होता। अब ये दोनों सीलिया और रोज़ालिंड एक कॉटेज खरीदती हैं वहाँ पर वहीं पे रहने लगती हैं। अगला जो सीन है वो ऑरलैंडो और एडम का है। दोनों पहुँच चुके हैं जंगल में। एडम जो कि बहुत बुजुर्ग है बेचारा, चलते-चलते थक गया, भयंकर तरीके से भूखा है। ऑरलैंडो उसको लिटा देता है एक पेड़ के नीचे और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए भोजन की तलाश करने जाता हूँ। जब ये भोजन की तलाश करने जाता है तो देखता है कि ड्यूक सीनियर वहाँ पर पार्टी चल रही है, सब खाना खाने बैठे हुए हैं, कोर्ट्स लॉर्ड्स। तो ऑरलैंडो जाकर के सबसे पहले तलवार दिखाता है, उनसे खाना माँगता है। तो ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कौन भिखारी है जो खाना भी माँग रहा है, तलवार भी दिखा रहा है। धीरे-धीरे उन दोनों की बात होती है तो ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि ऑरलैंडो जो है वो मेरे पुराने दोस्त रोनाल्ड डी बॉयस का बेटा है। तो ड्यूक सीनियर बहुत खुश हो जाता है और खुशी-खुशी कहता है ठीक है, जाओ तुम एडम को ले आओ। एडम भी आ जाता है और यहाँ ये बैठ कर के सारे लोग खाना खाते हैं। अब ड्यूक सीनियर अपनी परेशानियों, लाइफ़ को लेकर के तमाम तरह की फिलॉसफीज़ लोगों को बताता है। अब वे लोग एक-दूसरे की कंपनी एन्जॉय करने लगे हैं। एक थर्ड में कोर्ट का सीन है जहाँ पे फ्रेडरिक ने ओलिवर को बुलाया है और कहा है कि तूने अभी तक ऑरलैंडो को ढूँढा नहीं। इनको पता चल चुका है कि ऑरलैंडो जो है ड्यूक सीनियर के पास भाग चुका है और किसी तरह से लेकर के आओ नहीं तो तुम्हारी पूरी संपत्ति मैं छीन लूँगा और तुम्हें सज़ा दे दूँगा। अब ड्यूक फ्रेडरिक को पूरा भरोसा है कि ये लोग वहीं गए होंगे ड्यूक सीनियर के पास, तो वहीं ढूँढने जाओ। तो ओलिवर डर में बेचारा निकल लेता है, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ चल देता है। जिसको भी मुसीबत आती है वो सीधा धर्मशाला में भागता है। धर्मशाला इज़
फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब सिर्फ ये इसलिए नहीं जा रहा है कि भाई की सेफ्टी है, वो इस गुस्से में जा रहा है कि पकड़ के लाऊंगा ड्यूक के सामने, इसको पेश करूंगा, उसको फांसी दे दी जाएगी, पूरी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। अब हीरो और हीरोइन का मतलब, हीरो है ऑरलैंडो, हीरोइन मतलब रोजालिंड, ये सारे के सारे जंगल में है। ऑरलैंडो वो भी ही इज लव सिक, और वो बहुत सारी वर्सेस पोएम्स लिखता है, और लिखने के बाद उन पोएम्स को जंगल के जो पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस में लटका देता है। जब रोजालिंड और टच स्टोन उन पोएम्स को पढ़ते हैं तो पोएम्स में लिखे हुए शायरी, शेरो शायरी की वो मजाक बनाते हैं दोनों। लेकिन सीलिया समझ जाती है कि ये जो हो रहा है इसको डेफिनेटली ओरेंडो ही कर रहा होगा, क्योंकि सीलिया यहाँ पे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है। टच स्टोन को भी उधर प्यार हो जाता है ऑड्री से, और वो चाहता है कि मेरी जल्दी ही शादी हो जाए। अगली इंटरेस्टिंग चीज जब होती है, जब सिल्वियस और फीबी का मैटर है, सिल्वियस के फीलिंग्स को फीबी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वहां पर गैनीमीड पहुंचती है, गैनीमीड मतलब रोजालिंड पहुंचती है, और वो फीबी को बहुत डांटती, कहती है कि सिल्वियस जैसे सीधे इंसान की फीलिंग्स को तुम कदर नहीं कर रही हो, कोई और मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। वो बहुत डांटती है फीबी को। जब वो डांट ही रही होती है कि फीबी को प्यार हो जाता है गैनीमीड से, ठीक जैसे ट्वेल्थ नाइट में होता है इसको सिजेरियो से, जो कि वायोला होती है, उससे प्यार हो जाता है जो ओलिविया को। तो ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर प्यार हो जाता है फीबी से, फीबी को प्यार हो जाता है इससे, रोजालिंड से। उसको नहीं पता है कि रोजालिंड एक्चुअली गैनीमीड सेफर्ड ना होकर के एक लड़की है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं, और आगे देखते हैं अब क्या होता है। गैनीमीड और सीलिया, गैनीमीड मतलब रोजालिंड, और सीलिया ऑरलैंडो को मिलते हैं, और ऑरलैंडो से गैनीमीड बोलता है कि तुम्हारी रोजालिंड तुमको मिल जाएगी, जो मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो। तुम मान लो कि मैं ही रोजालिंड हूँ, और तुम मुझ पे अपनी सारी फीलिंग्स लुटाओ, अपना प्यार लुटाओ, मैं देखूंगी कि तुम कैसे करते हो। तो ऑरलैंडो रोजालिंड गैनीमीड की बात मान करके उसको इम्प्रेस करने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली रोजालिंड है, क्योंकि यहाँ पे उसने बेस बदल रखा है। अब वो जो गैनीमीड है, वो ये कहता है ऑरलैंडो से कि तुम्हारी प्रेमिका जो मैं जैसा मैं करूंगा वैसा वो भी करेगी, तो तुम चिंता मत करो, और ऐसा करो जो मैं बोलती हूँ। सीलिया रोजालिंड को थोड़ा वार्निंग देती है कि तुम क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को, तो उसे प्यार है, ऊपर से तुम उसको ऐसा तो कर रही हो। लेकिन रोजालिंड कहती है क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे यही एकमात्र तरीका है उसके अपने प्यार को आजमाने का। तो मुझे तुम रोको नहीं, मैं एंजॉय करूंगी कि ये कैसे कैसे मुझे प्यार करेगा, कैसे कैसे अपनी भावनाएं मेरी तरफ व्यक्त करेगा। ऑरलैंडो बोलता है कि ठीक है, मैं ड्यूक सीनियर के साथ जा रहा हूँ अटेंड करने डिनर, और 2 घंटे बाद मैं वापस आऊंगा। एक्चुअली अभी तक रोजालिन और सीलिया ड्यूक सीनियर के पास तक पहुंची नहीं है, ऑरलैंडो ही पहुंचा है। जब 2 घंटे बीत जाते हैं, ऑरलैंडो वापस नहीं आता है, तो सीलिया और रोजालिंड दोनों चिंता करने लगती हैं। इसको लगता है कि कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है, वायदा करता है वो आया नहीं है, कैसा वादा किया इसने। लेकिन तभी अचानक से ओलिवर आता है। ओलिवर आकर के बताता है कि किस तरह से मैं भी आया था अपने भाई को ढूंढने, और थकने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे सो गया, और एक लायनेस ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन ओरलैंडो वहां जा रहा था, तो ओरलैंडो ने अपनी जिंदगी रिस्क में डाल दी और मुझे बचाया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया है, बहुत ज्यादा घायल हो गया है मुझे बचाने के चक्कर में। और इस तरह से ओलिवर बताता है कि देखो ये हैंडकरचीफ है उसका, खून से सना हुआ, और इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाया, उसने माफी मांगी है कि मैं नहीं आ पाया। रोजालिंड और सीलिया जब इस बात को सुनती है, तो रोजालिंड को पूरा भरोसा हो जाता है कि कितना अच्छा है ऑरलैंडो, और वो खून देख करके, रूमाल में लगा हुआ खून देख करके वो बेहोश हो जाती है, और मैसेज भिजवाती है कि जैसे ही ऑरलैंडो ठीक हो उसे मेरे पास भेज देना। ओलिवर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा, और इस तरह से वो चला जाता है। दूसरी तरफ जाते जाते ओलिवर को भी प्यार हो चुका है, किससे हो जाता है, सीलिया से, जो कि इसकी कजन है। अब एक्चुअली जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसमें पूरे वातावरण में ही लव है, लव इज इन द एयर ऑफ आर्डन। ओलिवर जो कि अपने भाई के खून का प्यासा था, यहाँ पे आते ही बदल गया, सीलिया से प्यार कर बैठा है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, उससे शादी करना चाहता है, यहाँ तक कि कह रहा है कि मैं ग्वाला बन जाऊंगा, पूरी संपत्ति अपने भाई ऑरलैंडो को दे दूंगा, और मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ आकर वो भी बदल गया। टच स्टोन को प्यार हो चुका है ऑड्री से, सिल्वियस पहले से ही प्यार था फीवी से, और फीवी को प्यार हो चुका है गैनीमीड से। तो कुल मिला के प्यार ही प्यार पनप रहा है, हम कह सकते हैं कि प्यार पनप रहा है, एलिट्रेशन हो गया यहाँ पर। अब कई सारी लव स्टोरीज फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चल रही हैं। एक फनी इंसिडेंट में रोजालिंड
सबको बताती है कि 3 साल से मैं मैजिशियन हूँ, जब मैं 3 साल की उम्र पे थी तब से मैं जादू सीख गई हूँ। और वो ड्यूक सीनियर से मिल चुकी है, तो ड्यूक सीनियर के से बोलती है, यदि मैं आपकी बेटी को आपके सामने ले आऊँ, रोज़ालिंड को ले आऊँ, तो क्या आप उसकी शादी ऑरलैंडो से कर देंगे? दूसरी तरफ वो ऑरलैंडो से कहती है गैनीमीड के रूप में कि मैं गैनीमीड हूँ, अगर मैं तुम्हारी और रोज़ालिंड को ले आऊँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और एक प्रॉमिस वो इधर फीबी से ले लेती है कि तुम्हें गैनीमेड से शादी करनी है, लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए कि ये इम्पॉसिबल हो जाए कि तुम शादी नहीं कर पाओगी गैनीमेड से, तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। फीबी इस बात को मान जाती है। बाकी जो पार्टीज़ हैं जैसे टच स्टोन, ऑड्रे और कॉरिन, वो सबसे तमाम प्रोमिसेस लेने के बाद गैनीमीड चला जाता है और अगले दिन गैनीमीड अपना वेश पूरा छोड़ करके आती है ना? कैसे आती है? पूरा अपना वेश बदल करके आती है, रोजालिंड बन करके। ड्यूक सीनियर जब देखता है गैनीमीड को, उसको सरप्राइज होता है कि अरे! ये तो एकदम मेरी बेटी जैसा, गैनीमीड तो एकदम मेरी बेटी जैसा लग रहा है, ऐसा क्या है? अगले दिन रोजालिंड अपने असली रूप में आती है, अपने फीमेल ड्रेस पहन करके एकदम। और जैसे ही आती है, सारे के सारे लोग देखते हैं, साथ में एक मैरिज का जो देवता है उसको भी लेकर के आती है, ग्रीक गॉड हाइमन, जिसको वो लेकर के आती है। अब सीलिया भी अपना जो वेश था वो भी उसने अपना छोड़ दिया, डिसगाइज चेंज कर ली। ड्यूक सीनियर जब देखता है अरे उसकी बेटी यहाँ आ गई, तो वो बहुत खुश होता है। हिज हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स। अब यहाँ पर 4 शादियाँ होती हैं, कौन-कौन सी? रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया, ओलिवर, टचस्टोन, ऑड्री और सिल्वियस, फीबी, जो कि फीबी जब समझ गई कि ये तो लड़की निकल आई, गैनीमीड से रोजालिंड बन गई, तो मजबूरी में उसको सिल्वियस का हाथ थामना पड़ा। अब मैरिज सेरेमनी चल ही रही होती है कि अचानक से उनको खबर मिलती है एक मैसेंजर के थ्रू कि ड्यूक फ्रेडरिक आ रहा था अपनी बेटी सीलिया को लेने, तुम सबको अरेस्ट करने। लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आया और उसने देखा कि वो अचानक से उसको एक रिलीजियस इंसान मिल गया, उसने उसको कुछ फिलोसफी, कुछ काउंसलिंग कर दी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, रिलीजियस हो चुका है। उसने प्रण कर लिया है कि अपना किंगडम पुराने अपने भाई को दे देगा, सीनियर ड्यूक को दे देगा और खुद एक बाबा बन करके, एसेटिक सन्यासी बन करके ज़िंदगी जिएगा। सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फिर से सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। उस सेलिब्रेशन में सारे लोग पार्ट लेते हैं, सिर्फ़ जैक के, क्योंकि ये मेलनकली जैक है और इसको खुशियों से कोई मतलब नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सारे के सारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक कैरेक्टर सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लेता, वो कौन है? जैक। आपको याद रखना है, कई बार ऐसे सवाल ही पूछ लिए जाते हैं कि व्हिच ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम एज़ यू लाइक इट डज़ नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन, तो द आंसर इज जैक। तो इस तरह से वो कहता है कि मैं अबेंडन्ड जो केव है, जब ड्यूक सीनियर यहाँ से चला जाएगा राजा बनने वापस, मैं उसमें रहूंगा। और इस तरह से प्ले की एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग विद द मैरिज। अब एक कोट्स की बात कर लें, जैक जो कि जानते हैं सैड है, वो कहता है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरी दुनिया स्टेज है, सारे के सारे लोग सिर्फ एक्टर्स हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, एक टाइम के बाद वो चले जाते हैं। और जो 7 एजेस हैं, मतलब एजेस ऑफ मैन या 7 स्टेजेस हैं, उनको वो बताता है। अब ये अगला जो डायलॉग है ये ड्यूक सीनियर का है। जंगल में फंसा होने के बावजूद भी वो खुश है, वो कहता है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि विपत्तियां इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती हैं। यदि हम विपत्तियों से सीखें तो हमारा कैरेक्टर बिल्ट होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, विपत्तियों का सामना करते करते हम बहादुर हो जाते हैं। अब रोजालिंड देखती है ऑरलैंडो के लव सिकनेस को, तब कहती है कि कैन वन डिजायर टू मच फॉर अ गुड थिंग? क्या एक आदमी इतनी ज्यादा इच्छा भी कर सकता है कुछ अच्छा प्राप्त करने की? तो ऑरलैंडो रोजालिंड रोजालिंड करता हुआ पागल हो चुका है। अगला सीन, डायलॉग जो है वो रोजालिंड की तरफ से है कि मैनी हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्म्स हैव ईटन देम बट नॉट फॉर लव। जैसे लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तो रोजालिंड प्रैक्टिकल वे में मजाक कर रही है कि ऐसा कोई नहीं होता है, तमाम लोग मरते हैं और उनकी डेड बॉडीज को कीड़े खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ प्यार के लिए मर गया हो। टच स्टोन कहता है कि द फूल डथ थिंक इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल। ये बात सही है, जो लोग कम ज्ञाता होते हैं बहुत दिखाते हैं, जो असली ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। दे नो द लिमिटेशंस ऑफ देयर नॉलेज। रोजालिंड कहती लव इज मेयरली मैडनेस, ये प्यार की पराकाष्ठा की बात करती है, नेचुरल मजाक बना रही है कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मैडनेस, जबकि वो खुद भी ऑरलैंडो से बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती, फिर भी बोलती है लव इज मेयरली अ मैडनेस, प्यार बस पागलपन है। कोरिन जो कि सिंपल
एक चरवाहा टाइप का व्यक्ति है वहाँ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में, सिंप्लिसिटी की बात कर रहा है कि सर आई एम ट्रू लेबरर, आई अर्न दैट आई ईट गेट व्हाट आई वियर। जो मुझको मिलता है वही मैं खा लेता हूँ, और जैसा मुझको मिलता है वैसा मैं पहन लेता हूँ। आई एम वेरी सिंपल मैन। ऑरलैंडो रोजालिंड के बारे में कहता है, ओ रोजालैंड दीज ट्रीज शैल बी माई बुक्स। जब वो वर्सेस लिख लिख करके, पोएम्स लिख लिख करके पेड़ की शाखाओं से टांग रहा होता है, उसी में से एक है वर्स कि ओ रोजालिंड दीज ट्रीज शैल बी माई बुक्स, क्योंकि ये पेड़ ही मेरे प्यार को बयां करेंगे तो ये मेरे लिए बुक्स का काम करेंगे। रोजालिंड कहती है टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स। इसका मतलब है कि वक्त वक्त की बात होती है। जैसे शादी में हम कई बार सेलिब्रेशन करते हैं, रात पता नहीं चलती है कि कब रात गुजर गई शादी में, नाचते गाते पार्टी करते वक्त। लेकिन वही अगर डेथ हो जाए और बाई चांस डेड बॉडी जिसका अंतिम संस्कार सुबह किया जाना है और आपको बैठना पड़ जाए तो आपको वो रात बहुत लंबी लगेगी। तो कुल मिला के टाइम डिपेंड करता है, सिचुएशन हमारी क्या है, मनोदशा क्या है, उसी हिसाब से वक्त गुजरता है। तो ये बात बताई गई है। रोजालिंड वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज केपर्स। कहना चाह रही है कि जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरे काम करने लगते हैं। जैसे मोबाइल पे लोग तुतला तुतला के बात करते हैं, बाबू थोना थाना थाया नहीं थाया, ड्रामाबाजी। तो इस तरह से कह रही है वो रोजालिंड। अब अगला स्टेटमेंट भी रोजालिंड का ही है कि नीदर राइम नॉर रीजन कैन एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। मतलब वो अपने प्यार को बताती है कि मैं नहीं व्यक्त कर पाऊंगी, जैसे ऑरलैंडो व्यक्त कर रहा है, मैं नहीं व्यक्त कर पाऊंगी कि मैं कितना उससे प्यार करती हूँ। ऑरलैंडो कहता है देयर इज नो क्लॉक इन द फॉरेस्ट। अब ये फ्रीडम की बात है। जैसे आदमी जब शहर में रहता है तो बहुत सारे नियमों को देख के चलता है, लेकिन यहाँ पर वो फ्री है। और फॉरेस्ट में कोई भी क्लॉक नहीं। इसका मतलब क्या है कि दे आर ऑल लिविंग नेचुरली विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोशल ऑर्डर्स। कि जो सोशल ऑर्डर्स लोगों को दाब देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, ऐसा कुछ वहां नहीं है। दे आर ऑल फ्री। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, एमिन्स का सॉन्ग है। थॉमस हार्डी जो नॉवलिस्ट हुए हैं उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है अंडर द ग्रीन वुड ट्री और फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड। तो वो टाइटल ऐसे ही उठाया करते थे। अंडर द ग्रीन वुड ट्री उनका जो नॉवेल है, यहीं से उन्होंने टाइटल उठाया एज यू लाइक इट से। जैक वो कहता है आई कैन सक मेलनकली आउट ऑफ ए सॉन्ग एज वीजल सक्स एग्स। वो कहता है कि मैं हर उस खुशी के लम्हे से भी सैडनेस निकाल सकता हूँ। जैसे कि एक नेवले जैसा जो एक जानवर होता है वो अंडे से उसके बीच का हिस्सा निकाल लेता है, ठीक वैसे ही मैं खुशियों से सैडनेस ढूंढ सकता हूँ। तो क्यों ढूंढ सकता है? क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। ये ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। रोजालिंड बोलती है जंगल में जाने से पहले सीलिया से बात करते हुए कि यार हम लोग तो सुंदर हैं, और रास्ते में गए कोई दिक्कत ना हो जाए, तो तभी बोलती है ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। लास्ट स्टेटमेंट फीबी बोलती है हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। एक्चुअली यह जो लाइन है ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है हीरो एंड लिएंडर, वहां से ली गई है। तो ये विलियम शेक्सपियर ने यूज की है, फीबी के माउथ स्पोकन से बुलवाई है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अगर फर्स्ट साइट में प्यार ही नहीं किया तो प्यार नहीं किया, मतलब लव एट फर्स्ट साइट ट्रू लव होता है, ऐसा फीबी बोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसको गैनीमीड को देखते ही प्यार हो जाता है। तो ओवरऑल ये था इस प्ले का सारांश जो कि मैंने कोशिश की है समझाने की। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।